हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस का चैप्टर 1 आगे कंटिन्यू करेंगे और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे हम लोग 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन जिस तरह से ये नाम है इसी तरह से इसका काम भी है। इसका जो डेफिनेशन है वो इसके नाम में ही छुपा हुआ। कॉम्बिनेशन यानी कि कंबाइन होना, मिलना, जुड़ना, एक हो जाना, है ना। कॉम्बिनेशन यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। Combination reaction is a reaction in which 2 or more than 2 reactants combine together to form a single product. Combination reaction is a reaction in which 2 or more than 2 reactants combine together to form a single product. Combination reaction एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल CaO plus H2O gives rise CaOH taken twice। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लोग क्विक लाइम भी कहते हैं। H2O यानी कि वाटर और CaOH टेकन ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग स्लग्ड लाइम भी कहते हैं। चूना पानी, है ना, स्लग्ड लाइम। यहां आप देख सकते हैं 2 रिएक्टेंट्स है, एक है क्विक लाइम और दूसरा है वाटर। ये दोनों एक साथ कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट स्लग्ड लाइम बनाया, इसलिए यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। सिमिलरली ये है बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना। C+O2 गिव्स राइज CO2। कोल क्या होता है? कार्बन। C फॉर कार्बन। कार्बन बर्न होता है तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कंबाइन करता है। O2 ये है ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। इसके साथ कंबाइन करके CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया। आप देख सकते हैं यहां भी 2 प्रोडक्ट हैं, 2 रिएक्टेंट्स हैं। 2 रिएक्टेंट्स मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। 2H2 plus O2 gives rise to H2O। H2 हाइड्रोजन, O2 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों गैसेस मिल करके वाटर बनाते हैं, H2O वाटर। यानी कि यहां भी 2 रिएक्टेंट्स मिल करके सिंगल प्रोडक्ट वाटर बनाए। तो जहां कहीं भी जिस किसी भी रिएक्शन में 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हों, उस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड और इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हीट रिलीज होता है, यानी कि एनर्जी रिलीज होती है। प्रोडक्ट तो फॉर्म होता ही है, प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हीट एनर्जी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड और एनर्जी इज रिलीज्ड along with the formation of product। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ
एनर्जी भी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। फॉर एग्जाम्पल C+O2 गिव्स राइज CO2। एक बार फिर से एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कोल का है, कोयले का जलना। कोल कार्बन ही होता है, इसलिए C फॉर कार्बन यहां लिया है, प्लस O2 ऑक्सीजन, यानी कि जब भी हम कोल को बर्न करेंगे तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ वो कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा और साथ में हीट एनर्जी रिलीज होती है। तभी तो कोयला जला करके उससे जो हीट एनर्जी निकलती है, उस हीट एनर्जी का यूज़ खाना बनाने के लिए घरों में, होटल में, ढाबा में इस्तेमाल करते हैं। पहले स्टीम इंजन जब होता था, ट्रेन में कोयला ही तो झोंकते थे ना, और उसके अंदर ट्रेन में जो जुड़ा हुआ स्टीम इंजन था उसको कोयले से जलाते थे और पूरी ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह खींच करके जाती थी। गदर फिल्म में तो देखा होगा ना, स्टीम इंजन वाली ट्रेन, हाँ वही वाली ट्रेन। यानी कि इससे जो हीट एनर्जी रिलीज होती है उसी का इस्तेमाल होता है। थर्मल पावर स्टेशंस में कोल को बर्न करके और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। वो पूरा प्रोसेस हम लोग आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम लोग मोटर, जनरेटर, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सोर्सेस ऑफ एनर्जी जब हम लोग पढ़ेंगे तब उनको डिटेल में हम जानेंगे कि थर्मल पावर स्टेशन में कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है बाय बर्निंग ऑफ कोल, कोल जला करके। ओके, तो यहाँ पर साथ में हीट एनर्जी रिलीज हुई, इसलिए यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। ठीक इसी तरह CH4 ये मीथेन गैस है, प्लस 2O2 ऑक्सीजन गैस है, ये गिव्स राइज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्लस 2H2O, यहाँ पर जी गैस लिखा है, यानी कि यहाँ पर जो वाटर फॉर्म हो रहा है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं, गैसेस स्टेट में, दरअसल ये वाटर वेपर है, प्लस हीट, इससे भी हीट एनर्जी रिलीज होती है। मीथेन जो है वो मेजर कंस्ट्रूमेंट होता है नेचुरल गैस का, यानी कि ये बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस के साथ साथ ये LPG भी हो सकता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी हो सकता है। ये बर्निंग ऑफ गोबर गैस, जिसको कि बायोगैस कहते हैं, वो भी हो सकता है, चाहे वो गोबर गैस हो जिसको हम बायोगैस कहते हैं, या फिर LPG हो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो घरों में खाना बनाने के लिए काम में आता है, या फिर नेचुरल गैस हो, या फिर CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसका गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है। ये जो भी हो, उनका जो मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है वो होता है मीथेन गैस, यानी कि CH4। तो उसकी बर्निंग में इसी का बर्निंग होता है, जो कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बनाते हैं। ये दो प्रोडक्ट्स के साथ साथ हीट एनर्जी भी रिलीज होती है, इसीलिए यह भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यह है C6H12O6 ग्लूकोज है, प्लस 6O2 ऑक्सीजन है, गिव्स राइज 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। ये है रेस्पिरेशन, जो हमारे शरीर में होता है। जो हम खाना खाते हैं, हमारे फूड का जो मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट जब डाइजेस्ट होता है तो ग्लूकोज फॉर्म होता है ना। जैसे फैट्स डाइजेस्ट होने के बाद, कंप्लीट डाइजेशन के बाद फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटीन्स कंप्लीटली डाइजेस्ट होने के बाद एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीटली डाइजेस्ट होने के बाद हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये वही ग्लूकोज है, और ये जो डाइजेस्टेड फूड जूसेस फॉर्म होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, डाइजेस्टिव सिस्टम के स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फाइनल डाइजेशन होता है हमारे फूड का। इसको हम लोग अब कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 6 में, लाइफ प्रोसेसेस में, जब हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। तो
हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हमारे फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है, और कंप्लीट डाइजेशन के बाद जो चीज़ फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टेड फूड जूसेस। जब हमारा ब्लड लंग्स से ऑक्सीजन लेके निकलता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड होकर के निकलता है, तो हार्ट में जाता है और हार्ट उसको पंप करता है, तो वहाँ से ब्लड सीधा पहुँचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जहाँ से वो डाइजेस्टेड फूड जूसेस को अपने में डिसॉल्व कर लेता है। बार बार मैं बोल रहा हूँ डाइजेस्टेड फूड जूसेस, यानी कि फूड के डाइजेस्ट होने के बाद जूस फॉर्म हुआ, और जूस जब भी होगा वो एक्वस फॉर्म में ही होगा, यानी कि वाटर में डिसॉल्व होगा। तो ये जो ग्लूकोज है यह भी वाटर में डिसॉल्व होगा, और जो चीज़ भी वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्वस कहते हैं। तो ग्लूकोज किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है। ये एक्वस फॉर्म में ग्लूकोज उस ब्लड में मिक्स हो जाता है जिस ब्लड में ऑलरेडी पहले से ऑक्सीजन मिक्स्ड है ना। अब ब्लड जो है इस ग्लूकोज को और ऑक्सीजन को दोनों के लेकर के बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचता है, और सेल के जब साइटोप्लाज्म में पहुंचता है तो उसी सेल के साइटोप्लाज्म में, यानी कि हर सेल के साइटोप्लाज्म में इस ग्लूकोज और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होता है, और जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो ये चीज़ें फॉर्म होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर, और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। यही एनर्जी वो एनर्जी है जिसका सेल जितने ज़रूरत होती है तत्काल इस्तेमाल करता है, और जितना पार्ट ऑफ एनर्जी को वो तत्काल नहीं खर्च कर पाता हमारा सेल, वो वाली एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। बाद में सेल के किसी भी ऑर्गेनल को जब एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो वो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया से ही सेल मांगते हैं कि अल्लाह के नाम पर कुछ एनर्जी दे दे बाबा। तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, सेल के बाकी ऑर्गेनल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो यहाँ हम ये जो प्रोसेस देख रहे हैं कि सेल के, ईच सेल का, हमारे बॉडी के ईच सेल के साइटोप्लाज्म में ये जो रिएक्शन हो रहा है ग्लूकोज और ऑक्सीजन में, और फिर फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ में एनर्जी रिलीज हो रही है, इसी प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं, है ना, रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। चूंकि इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए यह भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे अभी आपको डेफिनेशन में बताया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिस रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट्स के साथ साथ हीट या अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। वैसे हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है, तो जहां एनर्जी रिलीज होती है। देन सिमिलरली डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, जहां कहीं भी वेजिटेबल मैटर पड़े हुए हैं, जब वो डिकम्पोज होते हैं, सड़ते हैं, गलते हैं, तो वहां भी हीट एनर्जी रिलीज होती है। आपने देखा होगा कहीं पे बिल्कुल नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे कोई जगह है, वहां पर आप कोई कूड़ा कचरा ले जा करके फेंक देते हैं। कुछ दिन के बाद जब आप कूड़ा कचरा को हटा करके देखते हैं, उस जमीन के सतह को आप टच करके देखते हैं, तो वो बाकी जो ज़मीन है जहाँ पर कूड़ा कचरा रहता है उसकी तुलना में ये थोड़ा सा वार्म लगता है, हॉट लगता है। ये कैसे हो गया? क्योंकि हीट एनर्जी रिलीज हुई जब वो कूड़ा कचरा डिकम्पोज हो रहा था। तो जहाँ कहीं भी वेजिटेटिव मैटर डिकम्पोज होता है वहाँ पर हीट एनर्जी रिलीज होती है, और किसी भी रिएक्शन के दौरान हीट एनर्जी रिलीज हो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो अब आपको क्लियर बात समझ में आ गई कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, कैसा रिएक्शन, जिस रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन एनी अदर फॉर्म। आपने यहां पर एक चीज और मार्क किया होगा कि C+O2 गिव्स राइज CO2, मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी लिखा और उसी चीज को यहां भी लिखा C+O2 गिव्स राइज CO2 एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी है। एक ही रिएक्शन कई सारे टाइप्स के अंदर आ सकता है, कई सारे कैटेगरी के अंदर आ सकता है। वो जिस
टाइप ऑफ रिएक्शन के डेफिनेशन को फुलफिल करेगा उस टाइप के एग्जाम्पल में वो आएगा। जब हमने कहा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो उसका डेफिनेशन क्या है कि जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं तो सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। इस बर्निंग ऑफ कोल ने उस डेफिनेशन को फुलफिल किया कि यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स हैं, कंबाइन करने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। पर सेम रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन के डेफिनेशन को भी फुलफिल कर रहा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिस रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट्स के साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है, चाहे वो हीट एनर्जी के फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में हो। तो यहां हम देख रहे हैं जब बर्निंग ऑफ कोल हो रहा है तो यहां भी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है और साथ में हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, इसीलिए यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Decomposition reaction is a reaction in which a single reactants break down into two or more than two products. Decomposition reaction is a reaction in which a single reactant breaks down into two or more than two products. यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिस रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स में ब्रेकडाउन हो जाता है, टूट जाता है। यानी कि एक अकेला रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स बनाता है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। यह है FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट। जब इसको हीट करते हैं तो क्या बनता है Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहां पर फेरस सल्फेट जो है सॉलिड है, जब ब्रेक डाउन हुआ तो फेरिक ऑक्साइड बना जो कि सॉलिड है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और सल्फर ट्राइऑक्साइड यह भी गैस है। अब ध्यान से देखें यहां पर रिएक्टेंट तो एक ही है ना, बट प्रोडक्ट्स कितने हो गए 1 2 3। एक सिंगल रिएक्टेंट 3 प्रोडक्ट्स दिया, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। कैसा रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट मोर देन वन, सिंगल रिएक्टेंट मोर देन वन प्रोडक्ट्स देता है, वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिमिलरली यहां है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग लाइम स्टोन भी कहते हैं। जब इसको हिट करते हैं तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको कि हम लोग क्विक लाइम भी कहते हैं, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। यहां भी एक सिंगल रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट दे दिया है ना, एक सिंगल रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट दे दिया, इसलिए यह भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। सिमिलरली ये है PbNO3 टेकन ट्वाइस, 2 PbNO3 टेकन ट्वाइस। ये क्या है लेड नाइट्रेट सॉलिड फॉर्म में है। जब इसको हिट किया जाता है तो क्या बनाता है 2 PbO यानी कि लेड ऑक्साइड जो कि सॉलिड है, प्लस 4 NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। तो यहां भी हम देख रहे हैं कि एक सिंगल रिएक्टेंट 3 प्रोडक्ट्स दिए, 1 2 3 प्रोडक्ट्स। सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हुए 3 प्रोडक्ट्स में, यानी कि मोर देन 1 प्रोडक्ट में। यह भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। यह 2AgCl जो कि सॉलिड में होता है, सिल्वर क्लोराइड। जब सनलाइट में इसको रखते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है 2Ag प्लस Cl2 में, यानी कि सिल्वर और क्लोरीन में। सिल्वर सॉलिड फॉर्म में, क्लोरीन गैस है। तो यहां भी हम देख सकते हैं कि एक सिंगल रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हुआ। सिमिलरली 2AgBr सॉलिड होता है, ये सिल्वर ब्रोमाइड है,
इसको भी जब सनलाइट में रखते हैं तो सनलाइट के प्रेजेंस में यह ब्रेक हो जाता है। 2Ag जो कि सॉलिड है, सिल्वर है ये, प्लस Br2 गैस है, यानी कि ब्रोमीन गैस है। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर और ब्रोमीन में ब्रेक हो गया। एक सिंगल रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स में ब्रेकडाउन हुआ। सिमिलरली हम यहां देख रहे हैं 2H2O लिक्विड फॉर्म है, यानी कि ये वाटर है ना। जब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी हमने पास किया तो क्या हुआ, ये दो प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो गया। एक है H2 2H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, एंड O2 ऑक्सीजन गैस। ये वाटर, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक डाउन हो गया। यहां भी एक सिंगल रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हुआ, यानी कि जहां कहीं भी जिस किसी भी रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स में, यूं कहें मोर देन वन प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन होता है, उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये जो यहां एक चीज और गौर करने वाली है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ठीक उल्टा हुआ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ठीक उल्टा हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जहां टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, वहीं यहां डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर के टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स बनाते हैं, यानी एक दूसरे का ठीक उल्टा। उसी तरह जब हम एंडोथर्मिक रिएक्शन देख रहे हैं, यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ठीक उल्टा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एक ऐसे रिएक्शन जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट्स के साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है, चाहे वो हीट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो या किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो, एनर्जी रिलीज होती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका ठीक उल्टा हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उसमें रिलीज होती थी, इसमें एब्जॉर्ब होती है, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ रिएक्शन in which energy is released. Endothermic reaction is a reaction in which energy is absorbed. अब जिस तरह से वहां पर जो एनर्जी रिलीज हुई है वो किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी में हो सकती है, हीट एनर्जी के फॉर्म में हो सकती है, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में हो सकती है। यहां जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो भी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, चाहे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई हो या फिर लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई हो जो कि सनलाइट से मिलती है ना, लाइट एनर्जी ऑब्जर्व हुई हो, सनलाइट से हीट एनर्जी भी मिलती है, यानी कि सनलाइट से हीट एनर्जी ऑब्जर्व हुई हो, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्जर्व हुई हो, यानी कि यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। अब इसके एग्जाम्पल मैंने इसलिए नहीं लिखे कि एक बार फिर से यहां जितने सारे एग्जाम्पल्स हमने लिखे हैं ये सब के सब एंडोथर्मिक रिएक्शन ही है। यहां पर सभी जगह एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। फेरस सल्फेट को हम हीट कर रहे हैं, यानी कि इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तभी ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में ब्रेक हो रहा है। यहां कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट कर रहे हैं, यानी कि एनर्जी ऑब्जर्व हो रही है, तभी ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो रहा है। यहां लेड नाइट्रेट को हम हीट कर रहे हैं, यानी कि यहां भी हीट एनर्जी ऑब्जर्व हो रही है, तभी ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ब्रेक हो रहा है। यहां सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट में रख रहे हैं, यानी कि यहां पर सनलाइट से लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी यहां एब्जॉर्ब हो रही है, तभी ये सिल्वर और क्लोरीन गैस में ब्रेक हो रहा है। सिमिलरली सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम सनलाइट में रख रहे हैं, यानी कि सनलाइट से यहां भी हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तभी सिल्वर और ब्रोमीन गैस फॉर्म हो रहे हैं। और यहां पर वाटर में हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, है ना, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, तभी जा करके हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस हमको मिल रहे हैं। तो ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब कुछ और फॉर्म ऑफ कुछ और टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं, अभी इसको रब करके मैं समझाता हूं आपको। इसी तरह
ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? जिस तरह से इसका नाम है उसी तरह इसका काम है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस करना, यानी कि किसी चीज को उसकी जगह से हटाकर उसकी जगह खुद बैठ जाना, डिस्प्लेसमेंट। किसी जगह से किसी चीज को हटाकर उसकी जगह किसी और चीज को रख देना, यह होता है डिस्प्लेसमेंट, है ना। जैसे कि ये है, ये ब्लैक मार्कर है, ये ब्लू मार्कर है ना। हमने क्या किया कि ये जिस पोजीशन पर ये ब्लू मार्कर रखा है इसको यहां से हटा करके और उसकी जगह इस ब्लैक मार्कर को रख दिया, यही हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो इस रिएक्शन में ऐसा ही होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे ये है Fe प्लस CuSO4 गिव्स राइज FeSO4 प्लस Cu। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स राइज आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। यहां क्या हुआ कि ये जो आयरन है वो इस सल्फेट के लिए कॉपर की तुलना में मोर रिएक्टिव है। सल्फेट के लिए रिएक्टिव तो कॉपर भी है और आयरन भी है, लेकिन आयरन कॉपर की तुलना में मोर रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है। इसलिए आयरन क्या किया, यहां से इस कॉपर को हटाया और उसकी जगह खुद आ गया। यहां से कॉपर को हटा दिया, यानी कि कॉपर को बिल्कुल अलग कर दिया और सल्फेट के साथ खुद आकर मिल गया। तो क्या बनेगा, यही बनेगा ना FeSO4। यहां Cu की जगह अगर Fe आ जाएगा तो क्या बनेगा, FeSO4। वही बना FeSO4 और कॉपर अलग हो गया, यानी कि यहां पर आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया। आयरन कॉपर की जगह आया ना, यानी कि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया। सिमिलरली इस एग्जाम्पल में देखते हैं तो जिंक है और कॉपर सल्फेट है, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो जिंक सल्फेट और कॉपर बन रहा है। यहां भी वही बात है कि सल्फेट के लिए जिंक जो है मोर रिएक्टिव है इन कंपेयर टू कॉपर। हालांकि कॉपर भी सल्फेट के लिए रिएक्टिव है, जिंक भी रिएक्टिव है, लेकिन कॉपर की तुलना में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक है। इसलिए जिंक क्या कर रहा है, यहां करके कॉपर को निकाल बाहर कर रहा है और उसकी जगह खुद आके बैठ जा रहा है। तो कॉपर की जगह जब जिंक आके बैठ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 वही यहां बना और बेचारा कॉपर अलग हो गया यहां पर। यानी कि एक बार फिर से जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। सिमिलरली यहां देखते हैं, यह लेड और यह कॉपर क्लोराइड। इस क्लोरीन के लिए कॉपर भी रिएक्टिव है, लेड भी रिएक्टिव है, लेकिन लेड इस कॉपर की तुलना में क्लोरीन के लिए मोर रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है। इसलिए ये लेड क्या कर रहा है, इस कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, यानी कि कॉपर को यहां से निकाल बाहर कर रहा है और कॉपर की जगह खुद लेड आ जा रहा है। तो क्या बन जा रहा है, लेड क्लोराइड PbCl2 और बेचारा कॉपर अलग हो गया। यानी कि यहां पर कॉपर क्लोराइड में से लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो इस तरह का जब भी कोई रिएक्शन हो जिस रिएक्शन में एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से रिप्लेस कर दे, उसके कंपाउंड में से डिप्लेस कर दे, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन in which
a more reactive element displaces a less reactive element from its compound. एक बार फिर से, displacement reaction is a reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound. Displacement reaction वो रिएक्शन होता है जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि उसको हटाकर उसकी जगह वो खुद आ जाता है। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो हो रहा है लेकिन डबल, दो बार हो रहा है। डबल कर दो बार हो रहा है, यानी कि दो जगह ये डिस्प्लेसमेंट का काम हो रहा है। कैसे, इस एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड गिव्स राइज BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl सोडियम क्लोराइड। यहां क्या हो रहा है कि ये जो बेरियम है ये सल्फेट के लिए मोर रिएक्टिव है इन कंपेयर टू सोडियम। हालांकि सल्फेट के लिए बेरियम भी रिएक्टिव है और सोडियम भी रिएक्टिव है, लेकिन बेरियम ज्यादा रिएक्टिव है सल्फेट के लिए इन कंपेयर टू सोडियम। तो ये बेरियम क्या कर रहा है, इसमें से सोडियम को निकाल बाहर कर रहा है और उसकी जगह खुद आ जा रहा है। तो जब बेरियम यहां आ गया सोडियम को निकालने के बाद उसकी जगह तो बनेगा ना BaSO4, यानी कि वही बना यहां पर BaSO4 बेरियम सल्फेट। एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय इस क्लोरीन के लिए बेरियम भी रिएक्टिव है और सोडियम भी रिएक्टिव है, लेकिन सोडियम जो है बेरियम की तुलना में क्लोरीन के लिए ज्यादा रिएक्टिव है। इसलिए सोडियम क्या कर रहा है, बेरियम को यहां से निकाल बाहर कर रहा है और उसकी जगह सोडियम आ जा रहा है। जब यहां सोडियम आ जाएगा तो ये NaCl बना लेगा, बनेगा ना, यहां पर Na आएगा तो Na और Cl NaCl। यानी कि यहां पर एक बार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहां हुआ कि बेरियम ने सोडियम को डिस्प्लेट किया तो बेरियम सल्फेट बना, एक डिस्प्लेसमेंट। दूसरा डिस्प्लेसमेंट यहां हुआ कि सोडियम ने यहां से बेरियम को डिस्प्लेट करके सोडियम क्लोराइड बनाया, दो बार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया ना, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। इसी को कहते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको एक दूसरे तरीके से देखें तो इसमें दरअसल हुआ क्या कि सोडियम की जगह बेरियम गया, बेरियम की जगह सोडियम आया, सोडियम की जगह बेरियम गया और बेरियम की जगह सोडियम आया, यानी कि अदल बदल हो गया। सोडियम की जगह बेरियम, बेरियम की जगह सोडियम हो गया, अदल बदल हो गया, एक्सचेंज हो गया। यानी कि यहां पर एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं, आयंस की अदला बदली हो रही है। सोडियम का आयन बेरियम की जगह आ रहा है और बेरियम का आयन सोडियम की जगह जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है इन दो कंपाउंड्स के बीच में, और फिर एक्सचेंज ऑफ आयंस होने के बाद दो नए कंपाउंड्स बन रहे हैं। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या बना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच exchange of ions between compounds take place. Double displacement reaction is a reaction in which exchange of ions between compounds take place. Displacement reaction एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कंपाउंड्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, आयंस की अदला बदली होती है। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नाम ही डेफिनेशन समझा दे रहा है। वो क्या है
कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। अब आपके मन में ये क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि बेचारा ये प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होता है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, यानी कि यह वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, पानी में घुलता नहीं है, वाटर के सरफेस पर ऐसे ही तैरते रहता है, फ्लोट करते रहता है, मिक्स नहीं होता वाटर में। ये प्रेसिपिटेट इज अ सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। प्रेसिपिटेट वो सब्सटेंस है जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। प्रेसिपिटेट इज अ सब्सटेंस विच डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। Precipitate is a substance which is not soluble in water. That is, precipitate is a substance which is insoluble in water, जो वाटर में insoluble होता है। अब यानी कि जिस रिएक्शन में इस तरह का सब्सटेंस बने जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, यानी कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, उसी रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज ए रिएक्शन व्हिच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। अब इस एग्जांपल में देखते हैं, सेम एग्जांपल ऊपर से नीचे उठ के आया है। वही सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स राइज बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। यहां पर हम देख रहे हैं कि यह सो एक सब्सटेंस फॉर्म हुआ, यह जो कंपाउंड फॉर्म हुआ बेरियम सल्फेट। यह बेरियम सल्फेट वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है। यहां देखिए सोडियम सल्फेट एक्वस है। एक्वस क्या होता है? वो चीज जो वाटर में डिसॉल्व होता है, यानी कि सोडियम सल्फेट यहां पर वाटर में डिसॉल्व है, जल में घुला हुआ है। बेरियम क्लोराइड ये भी एक्वस है, यानी कि यह भी जल में घुला हुआ है, वाटर में डिसॉल्व है। ये दोनों ही रिएक्टेंट्स एक्वस हैं, यानी कि दोनों ही रिएक्टेंट्स वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में हैं, जल में घुले हुए रूप में हैं। लेकिन जब यहां पर फॉर्मेशन हुआ तो BaSO4 सॉलिड है और NaCl सोडियम क्लोराइड एक्वस है, यानी कि वहां पर जो जल है पहले से, जिस जल में, जिस वाटर में, जिस पानी में सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दोनों घुले पड़े हैं, उस पानी में अब सिर्फ एक सोडियम क्लोराइड ही घुल रहा है, यही एक डिसॉल्व फॉर्म में है, और बेरियम सल्फेट बेचारा उसमें नहीं घुल रहा है, यह वाटर के सरफेस पर ऐसे ही फ्लोट कर रहा है। यानी कि सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन बन रहा है, यहां पर एक्वस सॉल्यूशन बन रहा है सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड के सरफेस पे फ्लोट कर रहा है बेरियम सल्फेट, उसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा है, यानी कि बेरियम सल्फेट एक प्रेसिपिटेट है। तो इस रिएक्शन में एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ, इसीलिए यह रिएक्शन एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। यानी कि यह रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के साथ साथ यह एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। ओके, अब है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जिस तरह से नाम है उसी तरह से काम भी है। ऑक्सीडेशन यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता हो, है ना। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिस रिएक्शन में या तो ऑक्सीजन ऐड होता है या फिर हाइड्रोजन रिमूव होता है, या यूं कहें या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। यानी कि तीन काम हो सकता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में या तो किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होगा, या फिर किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन रिमूव होगा, या फिर कोई सब्सटेंस या कोई एलिमेंट, कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा।
इन तीनों में से कोई भी एक काम अगर कहीं हो रहा है तो वह ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, और oxidation reaction is a reaction in which removal of hydrogen atom takes place, or oxidation reaction is a reaction in which loss of electrons take place. Oxidation reaction is a reaction in which either addition of oxygen atom or removal of hydrogen atom or loss of electrons take place. ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें या तो ऑक्सीजन एटम ऐड होता है या हाइड्रोजन एटम रिमूव होता है या फिर इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। अब यहां पर एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है 2Cu plus O2 gives rise to CuO, कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज कॉपर ऑक्साइड। यहां पर कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुआ तभी एक कॉपर ऑक्साइड बना, और जहां ऑक्सीजन ऐड होता है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, इसीलिए ये जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सिमिलरली 2Mg plus O2 gives rise to MgO, यहां पर ऑक्सीजन मैग्नीशियम में ऐड हो रहा है तभी ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, और जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, इसीलिए यह रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसका ठीक उल्टा होता है रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ठीक उल्टा, ठीक अपोजिट रिडक्शन रिएक्शन होता है। यानी कि रिडक्शन रिएक्शन वो होता है जिस रिएक्शन में या तो ऑक्सीजन एटम रिमूव होता हो या फिर हाइड्रोजन एटम ऐड होता हो या फिर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हो, इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हो। उस तरह का जो रिएक्शन है वो रिडक्शन रिएक्शन है। आप देखिए ठीक उल्टा है या नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो यहाँ ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। तो है ना ठीक उल्टा। तो हम कह सकते हैं रिडक्शन रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच रिमूवल ऑफ oxygen atom takes place, or reduction reaction is a reaction in which addition of hydrogen atom takes place, or reduction reaction is a reaction in which gain of electrons take place. Reduction reaction is a reaction in which either removal of oxygen atom or addition of hydrogen atom or gain of electrons take place. तो ये हो गया रिडक्शन रिएक्शन का डेफिनेशन। एग्जांपल में समझते हैं। यहां है Cl2 प्लस H2 गिव्स राइज टू HCl, यानी कि क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गिव्स राइज हाइड्रोजन क्लोराइड। यहां पर क्लोरीन में हाइड्रोजन एटम ऐड हो रहा है तभी ना ये HCl बना। इस क्लोरीन में ये हाइड्रोजन ऐड हुआ है तभी ये HCl बना है। तो ये रिडक्शन रिएक्शन हो गया। अब है कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिन रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है। यानी कि एक कंपाउंड में से ऑक्सीजन रिमूव होकर के दूसरे कंपाउंड में ऐड होता है। क्या होता है? या तो एक कंपाउंड में से ऑक्सीजन रिमूव होकर के दूसरे में जाकर ऐड हो जाता है। तो जहां से रिमूव हुआ वहां हो गया रिडक्शन, और जहां ऐड हुआ वहां हो गया ऑक्सीडेशन। या फिर एक कंपाउंड में से हाइड्रोजन रिमूव होकर के दूसरे में जाकर ऐड हो जाता है, यानी कि जहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ वहां हो गया ऑक्सीडेशन, और जहां हाइड्रोजन ऐड हुआ वहां हो गया रिडक्शन। या फिर एक एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा एटम उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। जहां इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ ऑक्सीडेशन हो गया, जहां इलेक्ट्रॉन गेन हुआ वहां रिडक्शन हो गया। यानी कि एक ही रिएक्शन के अंदर क्या हो जाता है?
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन या रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो जाते हैं, साइमल्टेनियसली हो जाते हैं। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या फिर शॉर्ट में रिडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन से आया आरईडी और ऑक्सीडेशन रिएक्शन से आया ओएक्स। आरईडी और ओएक्स मिलकर बन गया रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, साथ साथ होता है। रिडॉक्स रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही रिएक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं। इसको अब एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। ये है CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। जब इसको हीट करते हैं तो ये बनता है Cu प्लस H2O, कॉपर प्लस वाटर। अब यहाँ जरा देखिए, ये है कॉपर ऑक्साइड और यहाँ है बेचारा कॉपर केवल अकेले। यानी कि यहाँ तो कॉपर ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन लूज कर दिया, ऑक्सीजन का यहाँ से लॉस हो गया, ऑक्सीजन का यहाँ से रिमूवल हो गया। जब यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ तो यहाँ तो हो गया भैया रिडक्शन रिएक्शन ना। रिडक्शन रिएक्शन ही ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीजन एटम का लॉस होता है, रिमूवल होता है, तो ये तो रिडक्शन रिएक्शन हो गया। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन अकेले था, यहाँ आया तो इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ पड़ा है। ये रहा हाइड्रोजन जिसके साथ ही ऑक्सीजन ऐड हुआ पड़ा है, यानी कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया। और जहां पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन ऐड होता है, वो तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है ना। यानी कि यहां पर हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दोनों एक साथ हो गए ना, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, इसलिए ये हो गया रिडॉक्स रिएक्शन। सिमिलरली यहां देख सकते हैं जिंक ऑक्साइड है और ऐड हुआ है कार्बन के साथ, तो क्या बना, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन लॉस हो गया, ऑक्सीजन एटम रिमूव हो गया, तभी तो केवल जिंक बचा। ये जिंक जिंक बच गया बेचारा, ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो जहां ऑक्सीजन रिमूव होता है वो क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन। और यहां से जो ऑक्सीजन रिमूव हुआ है वो इस कार्बन में आकर के ऐड हो गया है, तभी तो बना है कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मिलके क्या हो गया, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन। अब मेरे ख्याल से आपको ये सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो आज यहां हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आपके साथ डिस्कस किए और सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस आपको खूब अच्छी तरह से मैंने समझाया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपने टेक्स्ट बुक में से वर्ड टू वर्ड, कॉमा बाय कॉमा इन चीज़ों को पढ़ें, समझें, इंपॉर्टेंट थिंग्स को अंडरलाइन करें और उसको देन एंड देयर याद करें। टालना नहीं, आगे के लिए देन एंड देयर याद करना है। हर लाइन में से कहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है, चाहे वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में नोट करें, फिर उसका आंसर भी आप तैयार करें। जो भी पढ़ना है विद अंडरस्टैंडिंग, समझने के साथ ही आपको पढ़ना है। अगर कोई भी एक छोटी से छोटी चीज़ है, बड़ी से बड़ी चीज़ है, कोई एक आपको वर्ड नहीं समझ में आता, कोई सेंटेंस नहीं समझ में आता है, या कोई पैराग्राफ समझ में नहीं आता, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता, कोई आंसर नहीं समझ में आता, कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो आपको हमसे कांटेक्ट करना है आइदर थ्रू SMS और व्हाट्सएप और ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल। आई विल बी देयर टू हेल्प यू। एक भी डाउट को डाउट नहीं रहने देना है, उसको क्लियरफाई करना है, बिना डरे, बिना घबराए, बिना हिचकिचाए, बिना शर्माए। अब जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कोरोजन एंड रैंसिडिटी। कोरोजन एंड रैंसिडिटी। थैंक यू।